हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही कॉमन वर्ड है। अधिकतर लोगों को पता है श्रिंकेज का मतलब है वॉल्यूम रिड्यूस होना। लेकिन कंक्रीट में वॉल्यूम क्यों रिड्यूस होगा? तो भाई कंक्रीट में वॉल्यूम रिड्यूस होने का जो मेजर रीजन है दैट इज द लॉस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर लूज हो सकता है बिकॉज ऑफ इवापोरेशन या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर ऑल्सो, है ना। हो सकता है वाटर यूटिलाइज हो जाए, हो सकता है वाटर लूज हो जाए या इवापोरेट हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं श्रिंकेज की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर वॉल्यूम रिड्यूस होगा मेनली बिकॉज ऑफ वाटर ओनली। जबकि इसके अलावा हम लोगों ने बात करी थी क्रीप की पिछले सेशन में। जो क्रीप होता है वो एक्चुअली डिपेंड करता है अपॉन द लोड। अगर लोड अप्लाई करा है तो लोड के कारण धीरे धीरे वॉल्यूम रिड्यूस होता है क्रीप में, है ना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो लिख सकता हूँ दैट व्हाट इज योर श्रिंकेज। श्रिंकेज इज नथिंग बट दैट इज द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, दैट इज द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। अच्छा, किसकी वजह से? जैसा मैंने अभी आपको बोला, दैट इज ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, दैट इज द ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर बोल दूं या मॉइस्चर बोल दूं। अब ये लॉस चाहे हो सकता है इवापोरेशन की वजह से हुआ हो, है ना। हो सकता है इवापोरेशन की वजह से हुआ हो, या हो सकता है कि कहीं कोई यूटिलाइजेशन हुआ हो वाटर का, है ना। कहीं पे भी मतलब पानी कम हुआ है ना। इसके कारण मेनली वॉल्यूम कम होता है। एंड ऑब्वियसली बात है, ये भी जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे होगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ दैट इट इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना। ठीक है, दैट इज अ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बोला था कि भाई जो श्रिंकेज है इसमें स्ट्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस। ठीक है, बट जैसा मैंने इसी से रिलेटेड एक और टर्म है क्रीप के बारे में बोला था। भाई क्रीप में एक डेड लोड, स्टैटिक लोड आपने अप्लाई करा था। तो अब इसी बात में लिख सकता हूँ बट क्रीप डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, डिपेंड्स ऑन द लोड एप्लीकेशन। ठीक है, लोड बोल दो या फिर स्टैटिक, यहाँ पर स्ट्रेस बोल दो। ठीक है, तो ये अप्लाई होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, क्रीप की। तो दोनों वैसे ही टर्म्स वैसे तो दिखते हैं एक जैसे ही, है ना। होते भी एक साथ ही है क्योंकि दोनों के दोनों धीरे धीरे होते हैं, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। बट जैसा मैंने आपको बोला क्रीप लोड पर डिपेंड करता है, लेकिन जो श्रिंकेज है उसमें लोड लगे ना लगे वहां पर वॉल्यूम रिड्यूस तो होगा ही होगा, है ना। तो जो श्रिंकेज है उसके लिए लोड अप्लाई होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्रीप अगर मैं बोल रहा हूं तो उसमें लोड अप्लाई होना जरूरी है। ठीक है, बट क्योंकि दोनों ही टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है और काफी सारे ऐसे फिनोमिना है यहाँ पर प्रोसेसेस है श्रिंकेज और क्रीप में जो कि काफी हद तक रिलेटेड भी है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूं दैट योर श्रिंकेज एंड क्रीप, श्रिंकेज एंड क्रीप आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये दोनों एकदम इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस है, फिनोमिना है इंडिपेंडेंट जो इन दोनों को ही जोड़ते हैं। ठीक है, इन दोनों को ही जोड़ते हैं। बट भाई हम अपनी स्टडीज को सिंपल बनाने के लिए दोनों को अलग अलग ही कैलकुलेट करते हैं और ऐड भी करते हैं। ठीक है, सो मैं लिख देता हूं इट दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट फिनोमिना। ठीक है, बट फॉर सिंप्लिसिटी, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं इन दोनों को अलग अलग कंसीडर करते हुए कैलकुलेट करते हैं। बट फॉर सिंप्लिसिटी वी कैलकुलेट बोथ सेपरेटली, we calculate both separately and also add them, and also add them, क्योंकि भैया दोनों के दोनों ही क्या है यहाँ पर श्रिंकेज है। सो ये दोनों के दोनों ही क्या यहाँ पर स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रीप और स्ट्रेन में ये है कि क्रीप डिपेंड करता है लोड पर, है ना। इसका मतलब कि इसके कारण हो सकता है कि भैया इलोंगेशन भी हो सकता है ना। अगर टेंसाइल लोड अप्लाई हुआ है तो इलोंगेशन भी हो सकता है एज वेल एज कंप्रेशन भी हो सकता है।
दोनों हो सकता है। लेकिन जहां मैं श्रिंकेज की बात कर रहा हूं तो श्रिंकेज में ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम रिड्यूस होने की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कंप्रेशन की ही बात होगी, कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट की ही बातें होंगी। ठीक है, वैसे ये बात मैंने बोलने के लिए तो बोल दी है, लेकिन भैया ध्यान दो, क्रीप में हम किस में बात कर रहे हैं, कंक्रीट में। कंक्रीट में टेंसाइल लोड अप्लाई करने के बाद इलोंगेशन बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है, बिकॉज कंक्रीट पे आप टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई नहीं करते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है ना कंक्रीट की, इसीलिए इसलिए जब मैं क्रीप की बात करता हूँ मोस्टली केसेस में क्या देखने को मिलता है कि जो लोड होता है वो कंप्रेसिव लोड होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इलोंगेशन वाला पॉइंट है ये हम लोग को प्रैक्टिकली कंक्रीट में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर ये चीज़ ठीक से अच्छे से आई होप शायद समझ में आई है ना, कि लोडिंग पर डिपेंड करता है आपका क्रीप, लेकिन श्रिंकेज में कोई फर्क नहीं पड़ता लोड अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बोला कि श्रिंकेज से वॉल्यूम रिड्यूस होगा, है ना, लेट अस सपोज दैट दिस इज योर कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, इसका वॉल्यूम रिड्यूस होने वाला है, इसका वॉल्यूम रिड्यूस होने वाला है। ठीक है, श्रिंकेज का मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा। अब अगर लेट अस सपोज श्रिंकेज को आपने रीस्ट्रेन करा, श्रिंकेज को आपने क्या करा, रोका है ना, इफ श्रिंकेज इज रीस्ट्रेन्ड, इफ श्रिंकेज इज रीस्ट्रेन्ड, ठीक है, अगर श्रिंकेज आपने रोका तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा कि भैया जो आपका कंक्रीट कंप्रेस होने वाला था, श्रिंक होने वाला था, अगर आप उसको रोकना चाह रहे हो तो इसके अंदर कैसे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए डेवलप हो जाएंगे बाहर की तरफ स्ट्रेसेस, और बाहर की तरफ जो स्ट्रेसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, दैट आर योर टेंसाइल स्ट्रेसेस, दैट आर योर टेंसाइल स्ट्रेसेस। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इफ श्रिंकेज इज रीस्ट्रेन्ड देन tensile stresses are introduced, tensile stresses are developed in the concrete, are developed in the concrete। क्लियर है, आई होप शायद इतनी बात समझ में आई है कि भाई टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, और ऑब्वियसली बात है अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप होंगे तो क्रैक भी डेवलप होंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं दैट इफ टेंसाइल स्ट्रेसेस, इफ टेंसाइल stresses developed are more than the tensile strength of the concrete, है ना, तो ऑब्वियसली बात है उसमें क्या होगा, क्रैक्स भी डेवलप होंगे। ठीक है ना, तो यहां पर लिख सकता हूं वो क्रैक्स को क्या बुलाते हैं हम लोग, एज द श्रिंकेज क्रैक्स, श्रिंकेज क्रैक्स विल बी डेवलप्ड, विल बी डेवलप्ड। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि भैया श्रिंकेज क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म और है, दैट इज योर डिफरेंशियल श्रिंकेज। डिफरेंशियल श्रिंकेज का मतलब क्या है, डिफरेंशियल श्रिंकेज जब मैं ये बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है कि कंक्रीट की अलग अलग लेयर्स का श्रिंकेज अलग अलग हुआ है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट देयर इज अ डिफरेंट श्रिंकेज ऑफ डिफरेंट लेयर्स, ऑफ डिफरेंट layers of the concrete। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ कंक्रीट। अच्छा, हो सकता है क्या ऐसा, बिल्कुल हाँ सर हो सकता है, श्रिंकेज को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है ना, और अलग अलग फैक्टर्स वेरी कर सकते हैं हमारे विद द लेयर ऑफ द कंक्रीट। तो लेट अस सपोज कि अगर लेट अस सपोज कि ये है आपका एक कंक्रीट का ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक कोई भी मेंबर हो सकता है आपके स्ट्रक्चर का, बट अगर मान लेता हूं कि ऊपर वाली जो लेयर है इसका जो श्रिंकेज है कम हुआ है, इसका श्रिंकेज क्या हुआ है, कम हुआ। ठीक है, लेकिन ये वाली जो नीचे वाली लेयर है इसका श्रिंकेज क्या हुआ, ज्यादा हुआ। ठीक, इसका श्रिंकेज ज्यादा हुआ। अब श्रिंकेज ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसका क्या होगा, इस लेयर का होगा रिलेटिवली कॉन्ट्रैक्शन, इसका क्या होगा रिलेटिवली कॉन्ट्रैक्शन, और इसका क्या होगा रिलेटिवली इसमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बोलो हाँ, इतना समझ में आ रहा है, रिलेटिव एक्सपेंशन बोल रहा हूं भैया, ऐसा नहीं कि ओवरऑल एक्सपेंड कर रहा है, ओवरऑल तो श्रिंक ही हो रहा है क्योंकि हो रहा है श्रिंकेज। ठीक है, अब अगर कहीं रिलेटिव एक्सपेंशन हो रहा है और कहीं रिलेटिव कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर हमारा मेंबर दिख रहा है एक तरफ से एक्सपैंड करेगा एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कुछ इस तरह से ये क्या हो सकता है, इसमें बेंडिंग देखने को
मिल सकती हैं। यस और नो? सो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि बेंडिंग या फिर कर्वेचर डेवलप हो जाएगा आपके स्ट्रक्चर में या फिर मेंबर में अगर कभी डिफरेंशियल श्रिंकेज हुआ तो। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, दैट डिफरेंशियल श्रिंकेज विल चलिए ठीक से ही लिख देता हूं, थोड़ा आपके नोट्स ही बन रहे हैं, विल रिजल्ट into your bending और मैं बोल सकता हूँ कुछ ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेसेस तो डेवलप होंगे ही, इंटरनल स्ट्रेसेस। ठीक है, इंटरनल स्ट्रेसेस, कर्वेचर हो सकता है यहाँ पर डेवलप हुआ हो, है ना, एंड ऑब्वियस सी बात है डिफ्लेक्शन तो आएगा ही, है ना। अलग अलग पॉइंट्स पे दिख रहा है डिफ्लेक्शन हुआ है हमारा, ये पॉइंट पहले यहाँ था, अब ये थोड़ा ऊपर आ गया होगा, ये पॉइंट यहाँ था, अब ये भी अगेन थोड़ा ऊपर आ गया, तो डिफ्लेक्शन तो हुआ ही है ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये जो पर्टिकुलर हमारा डिफरेंशियल श्रिंकेज ये क्यों हुआ होगा, हो सकता है टेम्परेचर वेरिएशन हुआ हो सकता है कि ह्यूमिडिटी का वेरिएशन हो, ऊपर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, नीचे ह्यूमिडिटी कम है, ऊपर की लेयर खुली हुई है टू द एटमॉस्फेयर, नीचे की लेयर दबी हुई है हमारे सॉइल में, या फिर हो सकता है रूम की तरफ हो हमारी दूसरी लेयर कंक्रीट की, है ना। तो हम ऑब्वियसली बात है डिफरेंशियल श्रिंकेज बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन अगर डिफरेंशियल श्रिंकेज हो रहा है तो उसको रेजिस्ट करना होगा मुझे, है ना। इसको रेजिस्ट करने का सिंपल तरीका क्या भैया, सिर्फ कंक्रीट मत दो, क्या करो, साथ में रिइंफोर्समेंट दे दो, बिकॉज स्टील जो है वो रेजिस्ट कर लेगा इस तरह की बेंडिंग को। यस और नो? सो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, दैट टू अवॉइड डिफरेंशियल श्रिंकेज आपको क्या करना चाहिए, आपको दोनों ही तरफ, दोनों ही लेयर्स में रिइंफोर्समेंट देना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं दैट टू अवॉइड द डिफरेंशियल श्रिंकेज, क्या लिख सकते हैं, इक्वल अमाउंट, भैया आपको रिइंफोर्समेंट तो देना है लेकिन इक्वल अमाउंट का देना है, इक्वल amount of reinforcement should be provided, shall be provided on top and bottom layers। तो यहाँ पर कई बार हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि भाई अगर डिफरेंशियल श्रिंकेज बचाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए भैया, उसके लिए आपको दोनों ही लेयर्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो हमारा श्रिंकेज है वो एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, इसका मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, जो श्रिंकेज का स्ट्रेन है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ अगर लेटर सपोज मैं लिख देता हूं श्रिंकेज स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे लिख देता हूं और एक्स एक्सिस पे लिख देता हूं टाइम, तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, श्रिंकेज स्ट्रेन धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, बाद में चल के धीरे धीरे उसका रेट ऑफ इंक्रीज कम होता जाएगा, वो बात सही है, बट एक मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पर एज्यूम कर सकता हूँ। लेट अस सपोज ये यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं मतलब क्या है कि भैया आईएएस कोड ने बोला इसीलिए हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रख लेना है दैट फॉर डिजाइन पर्पस एज पर आईएएस कोड, for design purpose ultimate shrinkage strain is taken equals to be, कितना लिया जाता है, तो that is taken equals to be 0.0003। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी भैया, स्ट्रेन है, मतलब यूनिट की कोई जरूरत नहीं है, mm पर mm लिख दो या फिर कोई यूनिट मत लिखो। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है, एप्सिलॉन श्रिंकेज इज टेकन इक्वल्स टू बी 0.0003, दिस इज योर वैल्यू फॉर द डिजाइन। तो अब ये सी बात है, कंक्रीट में हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, है ना, तो डिजाइनिंग में वैल्यू क्या लेनी है ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी एक चीज़ तो मैंने यहाँ पर बोली थी कि श्रिंकेज स्ट्रेन जो है वो ओवरऑल टाइम के साथ बढ़ेगा, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द श्रिंकेज स्ट्रेन वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता जाएगा। वो आई होप शायद आपको इस डायग्राम से भी साफ साफ या इस कर्व से भी साफ साफ दिख रहा है कि भैया इनिशियली रेट ज़्यादा है, बाद में रेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे
कम होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो श्रिंकेज है ना कंक्रीट को में, इसको भी अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं श्रिंकेज के। तो चलिए अब बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ श्रिंकेज। सो नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ श्रिंकेज। क्लासिफिकेशन ऑफ श्रिंकेज। ठीक है, तो श्रिंकेज को क्लासिफाई करते हैं हम लोग, टोटल 5 तरह के श्रिंकेज हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना। सबसे पहला जो मैं डायरेक्टली यहाँ पर नाम नहीं दे रहा हूँ, है ना, हम लोग डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं, क्यों, जब बस टाइम ज़्यादा लगाएं। तो पहला जो टाइप है दैट इज योर प्लास्टिक श्रिंकेज, दैट इज योर प्लास्टिक श्रिंकेज। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लास्टिक श्रिंकेज होता है ना, ये जनरली परफॉर्म होता है या ये जनरली ऑकर होता है इन द फ्रेश कंक्रीट, इन द फ्रेश कंक्रीट। मतलब आपने क्या करा, आपने इसको बस फॉर्म वर्क में प्लेस करा है, उसके बाद अगर कोई श्रिंकेज हो रहा है इन द फॉर्म वर्क, तो उसको आप क्या बोल देते हो, प्लास्टिक श्रिंकेज, जब तक आपका कंक्रीट क्या फ्रेश है, गीला है, वेट है। ठीक है ना। सो इन फ्रेश कंक्रीट ये देखने को मिलता है व्हेन कंक्रीट इज प्लेस्ड इन द फॉर्म वर्क। ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने बोला भैया कि श्रिंकेज में क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं दैट लॉस ऑफ वाटर होने वाला है। ठीक है, अब लॉस ऑफ वाटर क्यों होगा, लॉस ऑफ वाटर विल बी ड्यू टू, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया इनिशियल जब हमारा कंक्रीट क्या है, फ्रेश है, तब के लॉस की बात कर रहा हूं। तो पहला जो यहाँ पर लॉस हो सकता है दैट विल बी ड्यू टू द इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस, that will be due to the evaporation of water from the surface of concrete। तो पहला लॉस तो यहां पर हो सकता है, सरफेस ऑफ कंक्रीट से कुछ इवापोरेशन हो जाए, है ना। अब क्योंकि पानी बोल रहा हूं मैं कि पानी है, अभी फ्रेश कंक्रीट है, तो हो सकता है कि जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर ले, कौन, अपने एग्रीगेट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ water by aggregates। ऑब्वियसली बात है, मैं चाहूंगा कि श्रिंकेज ज्यादा ना हो, इसीलिए हम लोग एग्रीगेट्स, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, एग्रीगेट्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्रीगेट्स के वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी को भी आपको चेक करना चाहिए, और 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन इन द एग्रीगेट्स। ठीक है, चलिए इसके अलावा आगे बात करते हैं। देखो भाई, अगर सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गया वाटर, सॉरी सरफेस से अगर इवापोरेट हो गया, तो वहां श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस है। और अगर एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वहां पर एग्रीगेट के सरफेस के पास वहां पर जो क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस हो जाएंगे, यस और नो। तो इसका मतलब जो क्रैक्स बनेंगे ड्यू टू द प्लास्टिक श्रिंकेज, क्रैक्स कहाँ डेवलप हो सकते हैं, पहला तो सरफेस ऑफ एग्रीगेट पे, और दूसरा कहाँ, इंटरनल एग्रीगेट्स के सरफेस के पास। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं दैट ड्यू टू प्लास्टिक श्रिंकेज। पूछ लेता भैया, देखो एई और जेई के जो एग्जाम्स है ना, उसमें कब कहां से कौन से छोटे से पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपके लिए तो लगेगा आपको कि भैया बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसको लगेगा कि भैया ये क्या सवाल पूछ लिया। तो कंसेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन कब कहां से कौन से पॉइंट से उठकर आ जाए, छोटा सा ही पॉइंट होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन से छोटा सा पॉइंट, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लग रहा है छोटा सा है, एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ गया तो आपके लिए बड़ा बन जाएगा, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी सब कुछ पढ़ लो, पहले सब कुछ पढ़ लो, बाद में सोचना कि यार कौन सी एग्जाम की तैयारी करनी है और कौन सी एग्जाम निकलेगी, वो बात की बात है यार, है ना। पहले काम कर लो, पहले सब्जेक्ट को सीख लेते हैं। तो अभी फिलहाल बात कर रहा था, मैंने क्या बोला कि दैट ड्यू टू प्लास्टिक श्रिंकेज, जो क्रैक्स डेवलप होंगे, क्रैक्स मे बी डेवलप्ड एट द सरफेस ऑफ कंक्रीट, एट द सरफेस ऑफ कंक्रीट, और कहाँ बन सकता है, और इंटरनली अराउंड द एग्रीगेट, अराउंड द
एग्रीगेट भी यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं ड्यू टू द प्लास्टिक श्रिंकेज। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भैया ये पानी का लॉस बहुत ज़्यादा ना हो, एब्जॉर्प्शन ना हो या फिर इवापोरेशन ना हो, अगर मैं ये चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप एल्यूमिनियम पाउडर यूज़ कर सकते हो टू रिड्यूस दिस प्लास्टिक श्रिंकेज। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, टू रिड्यूस दिस प्लास्टिक श्रिंकेज एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड। ठीक है, और कई बार आप क्या करते हैं, इवापोरेशन को रिड्यूस करने के लिए पॉलीथिलीन की शीट्स का भी यूज कर लेते हो कि भैया इवापोरेशन ज्यादा ना हो, आर यूज्ड समटाइम्स, है ना। ऑब्वियस सी बात है, पहला टाइप ऑफ श्रिंकेज था दैट वाज योर प्लास्टिक श्रिंकेज, फ्रेश कंक्रीट में होता है। बचाने के लिए क्या करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, किसके कारण होता है प्लास्टिक श्रिंकेज ये मैंने आपको बता दिया, कौन से कंक्रीट में होता है ये बता दिया। देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और इसके कारण जो क्रैक है वो कहाँ डेवलप हो सकता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ श्रिंकेज के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ श्रिंकेज जो है दैट इज योर टू, that is your drying shrinkage, that is the drying shrinkage। अब drying shrinkage जैसा कि नाम बता रहा है कि भैया कंक्रीट धीरे धीरे ड्राई हो रहा होगा, बट ये धीरे धीरे की बात हो रही है जो कि एक एवर लास्टिंग प्रोसेस है ना, मतलब धीरे धीरे होता रहेगा, जरूरी नहीं है कि फ्रेश कंक्रीट में ही हो। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देता हूं दैट एज हाइड्रेशन ऑफ कंक्रीट, as the hydration of concrete is an everlasting process, है ना, धीरे 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 टाइम के साथ हमेशा ही होता रहेगा, है ना। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ड्राइंग श्रिंकेज है वो भी हमेशा होता रहेगा। ड्राइंग श्रिंकेज will continue with time, होता रहेगा धीरे धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है, होता रहेगा ये, है ना। बट अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया ड्राइंग हो रही है, इसका मतलब क्या, धीरे धीरे पानी सूख रहा है। क्यों सूखेगा, क्यों उड़ेगा, इसलिए उड़ेगा क्योंकि हमारी सराउंडिंग हवा के अंदर पानी कम है और कंक्रीट में पानी ज़्यादा है। सो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि सराउंडिंग हवा में कितना पानी है, दैट इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो लिख सकता हूं दैट इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर। ठीक है, क्लियर है। सराउंडिंग एयर की ह्यूमिडिटी कितनी ज्यादा है इस पर डिपेंड करेगा कि ड्राइंग श्रिंकेज या ड्राइंग कितनी ज्यादा जल्दी हो रहा है ना। पानी कहाँ से लूज होगा, तो ड्राइंग कहाँ से होगी, ड्राइंग ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ सीमेंट जेल में ऑकर। ठीक है, सीमेंट जेल के जो पोर्स हैं वहां से पानी का ड्राइंग हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये आ जाता है सर सीमेंट पेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है सीमेंट पेस्ट ज़्यादा होगा तो सीमेंट जेल भी ज़्यादा बनेगा। लेकिन अगर मैं एग्रीगेट ज़्यादा है या फिर मैं बात कर लेता हूँ कि हाँ चलिए एग्रीगेट से ज़्यादा बोल देता हूँ, है ना, या फाइन एग्रीगेट बोल दो, सैंड बोल दो, है ना, बात एक ही है, एग्रीगेट फाइन बोल दो या फिर कोर्स बोल दो। अगर ये एग्रीगेट ज़्यादा है जो कि मोटार में ज़्यादा होते हैं, है ना, तो उस केस में श्रिंकेज क्या होगा, कम होगा। सो मैं लिख देता हूँ दैट योर ड्राइंग श्रिंकेज इज मोर इन cement paste but less in mortar mix। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आती है। अच्छा इसके अलावा जैसे मैंने बोला भैया एग्रीगेट्स की जो साइज है उस पर भी डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट्स की साइज अगर छोटी छोटी है तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वहाँ से इवापोरेशन या फिर लॉसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं,
है ना। तो लिख देता हूं दैट इफ साइज ऑफ एग्रीगेट्स इज लेस देन स्पेसिफिक सरफेस एरिया विल बी मोर, और ऑब्वियस ही बात है उसमें लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, उस केस में लॉस ऑफ वाटर या ड्राइंग जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब ड्राइंग श्रिंकेज ज़्यादा होगा इस केस में अगर एग्रीगेट्स छोटी साइज के हैं तो। ठीक है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, इसी के अलावा अगर लेट अस सपोज वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो वाटर सीमेंट रेशियो कम है, लेट अस सपोज वाटर सीमेंट रेशियो अगर कम है तो पानी कम है ना, और अगर पानी कम है इसका मतलब ड्राइंग श्रिंकेज क्या हो जाएगा उस केस में, कम हो जाएगा। भाई पानी कम तो श्रिंकेज भी कम। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, ये बात का ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपको बोला कि यार ये डिपेंड करता है किस पर, ऑन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अगर लेट अस सपोज ह्यूमिडिटी सराउंडिंग में हमारे कंक्रीट से ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज मोर देन 100%। तो अगर सराउंडिंग में पानी ज़्यादा है तो वो पानी हमारे कंक्रीट के अंदर भी आ सकता था ना, उल्टा भी हो सकता था। सो उस केस में श्रिंकेज होगा क्या, स्वेलिंग होगा। अगर मान लीजिए सराउंडिंग की हवा में पानी ज़्यादा है, कंक्रीट में पानी कम है, तो हवा का पानी हमारे कंक्रीट के अंदर आएगा, और अगर कंक्रीट में पानी बढ़ा तो ऑब्वियसली बात है कंक्रीट का वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी is more than 100%, then instead of shrinkage क्या हो सकता है, वहाँ पर स्वेलिंग भी हो सकती है। स्वेलिंग ऑफ कंक्रीट में ऑकर। आई होप शायद बात समझ में आई है, बोलो हाँ या ना। आगे ना यहाँ तक की बात समझ में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड टाइप ऑफ श्रिंकेज। जो थर्ड टाइप ऑफ श्रिंकेज है दैट इज योर ऑटोजेनस श्रिंकेज। अब ये क्या है ऑटोजेनस श्रिंकेज, ये क्या है। देखिए, अगर लेट अस सपोज आपका कंक्रीट में सिस्टम कुछ इस तरह का बन रहा है कि पानी बाहर नहीं जा पा रहा है ना पानी बाहर जा पा रहा है, ना पेस्ट बाहर की तरफ या कहीं मूव कर पा रहा है, तो जो पानी प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो सीमेंट का हाइड्रेशन ही करेगा, क्योंकि 100% हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एकदम से नहीं होता। कुछ ना कुछ कोर हमारे सीमेंट ग्रेन्स का सेंटर पोर्शन ऐसा रह जाता है जिसका हाइड्रेशन एकदम से नहीं होता, है ना। जैसे कि लेट अस सपोज अगर ये आपके सीमेंट ग्रेन है, सराउंडिंग में पानी है, तो सराउंडिंग का जो पानी है वो क्या करेगा, इनिशियली कुछ पोर्शन तक तो पानी हाइड्रेशन कर देगा। लेट अस सपोज यहाँ हाइड्रेशन ऑलरेडी पहले हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज योर हाइड्रेटेड पोर्शन, दैट इज योर हाइड्रेटेड सीमेंट। लेकिन जो सेंटर का कोर होगा वो कैसा रहेगा, वो जो सेंटर का कोर रहेगा वो हमेशा अनहाइड्रेटेड ही रहेगा, एकदम से तो हाइड्रेट नहीं हो पाएगा, वहां तक पानी भी नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके कंक्रीट में ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया कि भाई जो पानी प्रेजेंट है कंक्रीट का वो बाहर नहीं जा पा रहा, मूव नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्या होगा, वो जो वाटर है वो ऑब्वियस ही बात है वो इस कोर के साथ ही कंबाइन होगा और सीमेंट को हाइड्रेट करेगा। यस और नो। और सर अगर सीमेंट को हाइड्रेट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपके कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, है ना। इसके कारण कोई क्रैक डेवलप नहीं होंगे, लेकिन हाँ इसके कारण स्ट्रेंथ जरूर बढ़ेगी। यस और नो। ये हार्मलेस होगा, हार्मफुल नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि भैया ऑब्वियसली बात है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट तो हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए तो हम लोग पानी ऐड करते सीमेंट में। ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, दैट इन अ कंजर्वेटिव सिस्टम, पहली चीज ये किसमें होगा, इन अ कंजर्वेटिव सिस्टम में होगा। कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव सिस्टम मतलब वाटर और सीमेंट पेस्ट इज नॉट परमिटेड, इज नॉट अलाउड टू मूव। तो उस केस में क्या होगा, वाटर present in the concrete
in the concrete will hydrate, will be utilized to hydrate the cement, है ना। ऑब्वियस ही बात है, इसके कारण मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज हार्मलेस, rather it will increase the strength of concrete, इसके कारण क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बल्कि उल्टा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात यहाँ। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो हम लोग ऑटोजेनस श्रिंकेज है ना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई पानी को यहाँ पर हाइड्रेशन करने में 1 महीना लग जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। शुरुआत के 10 दिन बहुत हुआ तो 14 दिन, तो शुरुआत के 14 दिन के अंदर अंदर ही जो है ऑटोजेनस श्रिंकेज हो जाता है। सो लिख देता हूं दैट इट ऑकर्स विद इन 14 days of concrete formation, of concrete placing। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम बाद होने वाला है ये, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब आगे और सुनेंगे यहाँ पर क्या, दैट एज पर IS 343/2012 ये बोलता है कि भैया जो आपका प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की डिजाइनिंग होगी तो उसमें टोटल श्रिंकेज स्ट्रेंथ सिर्फ ऑटोजेनस श्रिंकेज और ड्राइंग श्रिंकेज के कारण ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं, दैट फॉर द डिजाइन ऑफ पूछ लिया जाता है भैया, देखो छोटा सा पॉइंट है, फॉर द डिजाइन ऑफ अ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। अब यही पॉइंट क्वेश्चन बनकर आ जाएगा तो लगेगा कि भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जैक्टली किस तरह के बनते हैं, है ना, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, ये सब बात की बातें हैं। इसलिए अभी फोकस करना है यहाँ पर पूरा, क्योंकि देखो लेक्चर लगते हैं बोरिंग, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तब लगता है कि यार काश ठीक से पढ़ लिया होता, तो बाद में पछतावा ना रहे, इसलिए अभी ठीक से पढ़ लो। टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन, जैसा मैंने अभी आपको बोला, टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन is taken due to, किसकी वजह से, is taken due to drying shrinkage and दूसरा कौन सा बोला, autogenous shrinkage only, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा IS कोड हमें कुछ वैल्यूज भी दे देता है ना। वैल्यूज क्या होती है, यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से हम लोग वैल्यूज लेते हैं। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ऑटोजेनस श्रिंकेज, इसकी कुछ वैल्यूज हैं जो कि हमारा IS कोड बोल देता है कि भैया ये वैल्यूज ले लीजिए अगर आपके पास डाटा ना हो तो। ठीक है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अच्छा मैं यहाँ पर टेबल को बना ही देता हूँ, चलिए। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो सकता है आपका M30 से लेकर M35, ठीक है, M40, M45, M50 और M60। ठीक है, तो जो वैल्यूज ली जाती है दैट आर 35 × 10⁻⁻⁶। देखो ये श्रिंकेज है, यूनिट नहीं होगी, है ना, श्रिंकेज स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो दैट इज योर श्रिंकेज स्ट्रेन। 35 × 10⁻⁻⁶, और इसके ले लेते हैं 45 × 10⁻⁻⁶। चांसेस कम है कि ये वैल्यूज पूछी जाए, लेकिन देखो भैया कभी कहीं पूछ ली तो आप मेरे को ये बोलोगे कि अरे यार सर ने तो पढ़ाया नहीं है ना। अच्छा, M40 के लिए वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो M45 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, M45 के लिए वैल्यू है 65 × 10⁻⁻⁶, M50 के लिए वैल्यू है 75 × 10⁻⁻⁶, और M60 के लिए वैल्यू है मेरे पास 95 × 10⁻⁻⁶। स्ट्रेन की वैल्यूज है काफ़ी कम रहेंगी। ठीक है,
तो दैट इज योर थर्ड टाइप ऑफ श्रिंकेज, दैट इज योर ऑटोजेनस श्रिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ टाइप का श्रिंकेज कौन सा है। तो फोर्थ टाइप ऑफ श्रिंकेज इज नथिंग बट दैट इज योर कार्बोनेशन श्रिंकेज। कार्बोनेशन श्रिंकेज, ठीक है। तो कार्बोनेशन श्रिंकेज क्या बोलता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट के कारण यहाँ पर कुछ श्रिंकेज होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट क्या हो सकता है, देखिए, है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर बात समझिए, C2S या फिर C3S जो हमारा सीमेंट है, सीमेंट के अंदर जैसे ही हमने पानी ऐड करा तो सीमेंट पेस्ट बनता है। सीमेंट पेस्ट जो बन रहा है वो क्या है, CSH जेल बन रहा है। ठीक है, इस जेल के अलावा बनता है ये हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, अब ये जो हाइड्रेटेड लाइम है, अगर मान लीजिए सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेनिट्रेट कर जाता है हमारे कंक्रीट के अंदर और इस लाइम के साथ वो कंबाइन हो जाता है, तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो लाइम है, ये लाइम कन्वर्ट हो गया किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। लिख देता हूं नाम, कैल्शियम कार्बोनेट में। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका वॉल्यूम काफी कम होता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, प्लस ये होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि ये जो ये हमारा लाइम था इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, साफ साफ दिख रहा है कि भैया जब सॉलिड फॉर्म में आ गया हमारा एक प्रोडक्ट तो उसके कारण वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यस और नो। तो यहाँ पर वॉल्यूम रिड्यूस होने को क्या बोलते हैं हम लोग, अपना श्रिंकेज बोलते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हुआ, इसलिए इसको मैं क्या बोल देता हूँ, एज द कार्बोनेशन श्रिंकेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इफ CO2 प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन द सराउंडिंग atmosphere penetrates in the concrete pores, it combines with lime to form calcium carbonate। ठीक है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, ये इसका वॉल्यूम काफी कम होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पर ओवरऑल कंक्रीट का रिड्यूस होगा। सो एज अ कैल्शियम कार्बोनेट वॉल्यूम इज लेस your concrete will shrink। ठीक है, लेकिन हाँ इसका इफेक्ट कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेशन ऑफ कंक्रीट के कारण क्या इफेक्ट्स होते हैं, कार्बोनेशन ऑफ कंक्रीट के इफेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं कई बार। वैसे इसको आप लोग BMC में भी पढ़ोगे। तो पहला मैंने बोला यहाँ पर कि इंक्रीज इन द वेट ऑफ कंक्रीट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, CaCO3 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 100 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कैल्शियम का होता है 40 और OH का होता है 17 × 2। ठीक है ना, तो ये हो गया 74 ग्राम, जबकि इसका क्या होता है 100 ग्राम। तो अब इसी बात है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, ओवरऑल टोटल वेट ऑफ कंक्रीट बढ़ जाता है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, कार्बोनेशन हुआ है तो जो वीक कंपोनेंट है वो लूज हो गया, एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बढ़ता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो है पोरस जो मटेरियल था हमारा लाइम, उसकी जगह क्या आ गया, एक सॉलिड मटेरियल आ गया। सॉलिड मटेरियल अगर पोर्स में प्रेजेंट है अब, तो उसके कारण क्या होगा, हमारी परमेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो डिक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, डिक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो ये तीसरा इफेक्ट है हमारे कार्बोनेशन श्रिंकेज का।
ठीक है। चलिए इसके अलावा एक लास्ट और है, पांचवा टाइप का श्रिंकेज, फिफ्थ टाइप का श्रिंकेज जो है दैट इज योर थर्मल श्रिंकेज। थर्मल श्रिंकेज मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, जहां थर्मल आ गया नाम, इसका मतलब दैट इज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो लिख देता हूं दैट इफ सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर में वॉल्यूम रिड्यूस करने की बात कर रहा हूं, तो वॉल्यूम रिड्यूस कब होगा? वॉल्यूम तब रिड्यूस होगा जब सर टेम्परेचर जो होगा वो एकदम से रिड्यूस कर जाए। क्यों? क्योंकि भैया रिड्यूस अगर होगा टेम्परेचर तो कोई भी मटेरियल क्या करता है? श्रिंक करता है। ठीक है, सो लिख देता हूं दैट इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, इज लोवर्ड, जैसा कि होता है रात में या इवन विंटर सीजन में भी, है ना, लाइक ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, रात में टेम्परेचर कम होता है। योर ऑल इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स, ऑल इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स ऑफ कंक्रीट will shrink, है ना, hence thermal shrinkage will occur, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर हर एक लेयर में सेम होता है? नहीं होता ना। ऊपर हो सकता है हवा कांटेक्ट में हो, नीचे हो सकता है जमीन कांटेक्ट में हो, या हो सकता है नीचे वाला जो सरफेस है आपके कंक्रीट का वो कोई दूसरे कंक्रीट के साथ कांटेक्ट में हो। इसका मतलब कि यहाँ पर डिफरेंशियल श्रिंकेज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। सो लिख देता हूं दैट ड्यू टू दिस मतलब थर्मल श्रिंकेज, ड्यू टू थर्मल श्रिंकेज differential shrinkage is prominent, differential shrinkage is prominent। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया कि भैया थर्मल श्रिंकेज कब होगा? जब टेम्परेचर सडनली रिड्यूस हो जाए, चाहे वो विंटर सीजन की बात कर लो, चाहे आप नाइट की बात कर लो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट। आई होप शायद सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। हो सकता है थोड़े से आपको लगे ऐसा कि लेक्चर्स लेंदी है, लेकिन देखो जब आप ये बोलते हो कि सर A to Z सभी लेवल के एग्जाम्स मेरे कवर हो जाएं, ऐसा पढ़ रहे हम, तो अब ये सी बात है उसके लिए कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन हाँ वो कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए। प्रॉपर नोट्स होंगे तो आप रिवाइज कर लोगे तो याद भी रहेगा। ठीक है, तो याद रखने की टेंशन मत लो। टेंशन अभी क्या लेनी है आपको कि जो भी कुछ पढ़ाया है, पहली टेंशन क्या होनी चाहिए, आपका पहला गोल क्या होना चाहिए कि सब कुछ समझ में आ जाए, जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो समझ में आ जाए। दूसरा गोल क्या होना चाहिए आपका कि भाई जो भी कुछ मैंने अभी तक पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है तो आपने पढ़ा है ना, जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम इंटरवल्स में रिवाइज कर पाओ, क्योंकि रिवाइज करोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो आप याद रखने की टेंशन मत लो, डायरेक्ट ये मत करो कि थर्ड स्टेप पे कूदेंगे हम लोग। ठीक है ना, अब अगर लेटर सपोज आप हो 5 या 6 साल की, 6 साल में एडमिशन होता है बच्चे का फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। अब आप डायरेक्टली ये टेंशन लेने लग जाओ कि यार मेरा बच्चा 10th में कितना अच्छा करेगा, या आप डायरेक्टली ये टेंशन लेने लग जाओ कि यार मेरा बच्चा अभी तो फिलहाल फर्स्ट क्लास में है, मैं टेंशन लेने लग गया कि यार इसकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो अब एक बात बताओ, आप मेरे को क्या बोलोगे? पागल है यार, अभी से कहाँ टेंशन ले रहा है ना, क्योंकि अभी तो बच्चा क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। तो अभी क्या मेरे को उसके कैरियर की या मेरे को उसके जॉब की टेंशन लेनी चाहिए? नहीं ना, सिंपल सी बात है ना। इन द सेम वे अगर आप अभी पढ़ाई करते टाइम ये टेंशन ले रहे हो कि यार मेरे को याद कैसे रहेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? बेवकूफ है, हाँ है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अभी आप ये कोशिश करो कि आपको समझ में आए। सेकंड स्टेप क्या होगी? टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन करोगे तो अपने आप ही सारी चीजें याद रहेगी। ठीक है, सो फिलहाल चलिए इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूं, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।